जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देवू। दोस्तों, आज का जो वीडियो है 1962 वॉर, इंडिया चाइना वॉर का है और वीडियो जो है खान सर की चैनल से है और चैनल का जो ओरिजिनल लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो देखने का रीजन यही है कि 1960 वॉर के बारे में थोड़ा बहुत ही हमें सुना है, लेकिन हमें पता है कि खान सर जो हमें पढ़ाएंगे या तो जो वीडियो में दिखाएंगे वो पूरी डिटेल के साथ होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, आपको भी पूरी नॉलेज मिलेगी और पूरी डिटेल्स में नॉलेज मिलेगी। क्योंकि जो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं ना कि इंडिया मतलब चाइना के सामने टिक नहीं पाया था, तो उसका ये जवाब है इस वीडियो के अंदर, वो आपको भी मिल जाएगा उसका जवाब। पाकिस्तान से कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी मिल जाएगा इंडिया चाइना वॉर के दौरान क्या हुआ था उसके बारे में। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जो ना, चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए, जिस तरह से इंडिया को इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान में वाले को आतंकवादी कहते हैं, उसी तरह चाइना में रहने वाले को साइनो कहते हैं। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हुआ था, उसमें कई गलतियां थी। पहली की जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि चाइना युद्ध नहीं करेगा। अब चाइना फुल टू प्लान में था युद्ध करने का, ये युद्ध टाल रहे थे और ये युद्ध की घोषणा जानते हैं कहाँ की थे? नेपाल में जाके। क्योंकि ये काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे तो मीडिया वालों ने पूछा कि चीनी सेना आपके यहाँ घुस गई है, आप क्या कहेंगे? तो ये कह रहे हैं काठमांडू में रह के कि मैंने आदेश दिया है कि चीनियों को खदेड़ दो। अब चाइना तो चाह ही रहा था कि आप कोई गलती करिए और नेपाल में है। आप खुद सोचिए कि आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है कि आपके देश पर हमला होने वाला है, उस समय आप नेपाल में हैं। और कृष्णा मेनन उस समय लंदन में थे। हाँ दे भाई, रक्षा मंत्री लंदन में है, प्रधानमंत्री नेपाल में। युद्ध होगा ही, थोप दिया उसने। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियाँ थी उस समय कहीं ना कहीं तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू अपने रिटायरमेंट के एज में आ रहे थे और वो चाहते थे एक विश्व शांति का एक संदेशवाहक बनकर यूएनओ के महासचिव बन जाए, जैसे अभी जो त्रिवेली ये आपके एंटोनियो गुटेरस, तो उस समय चाहते। तो कहीं ना कहीं इनकी एक महत्वाकांक्षी भूमिका थी। और गुट निरपेक्ष के संगठन के संस्थापक रहते ये थे, इनके समकक्ष कर्नल नासिर थे, अहमद सुकार्नो और कर्नल मार्शल टीटो, ये लोग थे। तो ये अपने आप की पहचान एक विश्व के बड़े नेता के रूप में करना चाहते थे, इस वजह ये शांत रह रहे थे। और एक इनकी मजबूरी भी थी कि हम लोग हाल फिलहाल में आज़ाद हुए थे, इकोनॉमी नाम की चीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। तो एक ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका भी सोचना एक ठीक था कि नहीं, चाइना से हमें युद्ध टालना है। तो भाई साहब, टालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चढ़ जाएगा तो हमको जवाब भी नहीं देना है। और आग में तो घी का काम किए थे हमारे ये भाई साहब। ये देखिए, कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री उस समय के, इनको कोई मतलब नहीं था। पहला जीप घोटाला इन्हीं के समय में हुआ था। इन्होंने कहा कि एयरफोर्स और नेवी को तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया। एयरफोर्स से कहा कि अगर आप एयरफोर्स आगे बढ़ेगी, नेवी आगे बढ़ेगी तो युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिससे समस्या आने लगेगी। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप न लिया जाए। तो आप बताइए ना, यहाँ पर तो क्या फायदा हुआ हम लोग को अक्साई चीन गंवाने का? उतना बड़ा एरिया चले गए लोग। उस समय हमारी एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से ज़्यादा पावरफुल थी। उस समय चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो हिमालय पार करके आ जाता। और जब वो तिब्बत पार करेगा, हिमालय पार करेगा, तब वो लद्दाख में घुसेगा। और हम लोग की एयरफोर्स तो आज भी दौलत बेग ओल्डी में जा सकती है सब। उस वक्त भी हम लोग के पास वो अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने उड़ने ही नहीं दिया। नेवी उस समय इतना बढ़िया रोल प्ले करती। अगर इंडियन नेवी को आदेश दिया गया रहता तो इंडियन नेवी जो है ये मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट को यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर देती। ये एरिया अगर ब्लॉक हो गया तो चाइना का पेट्रोल इधर ही से जाता है, व्यापार इधर से ही जाता है। चाइना मजबूर होकर ये एरिया से उसको निकलना था, लेकिन क्या करेंगे, ये लोग नेवी को आदेश ही नहीं दिया। और हमारी नेवी उस समय बहुत ही पावरफुल थी। इसके अलावा गलतियों पे गलती, सीरीज गलती कर दिए लोग। चाइना एक और लद्दाख के एरिया में हम लोग युद्ध झेल रहे थे, एक और अरुणाचल प्रदेश में झेल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना ने कब्जा कर लिया था और बाद में उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आकर अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वापस वहां पे गए थे सर। और उसे कहता है दक्षिणी तिब्बत। तिब्बत तो खुद कब्जा किया है 1959 में, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है दक्षिणी तिब्बत कहता है। तो यहाँ सीरीज में गलतियां की गई। देखिए, इम्यूनेशन जो थे, गोला बारूद हथियार, वो घट गए थे। आप बताइए, फौजियों के पास 200-250 गोलियां थी सर। और 200-250 गोली फौजी क्या करेंगे सर? उस समय गोली घट गई थी, जबकि 200-250 गोली तो आदमी रैपिड फायर कर देता है। तो वो उस समय का हालात था। लेकिन अभी देखेंगे तो गोलियों की कोई कमी नहीं है। वो 1962 था। अभी भारतीय सेना को एमुनेशन की कोई कमी नहीं है। पीछे से इसकी सप्लाई लाइन में कहीं नहीं रोका गया है। अब एमुनेशन की कभी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि एमुनेशन की हमारे खुद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं सब, जो पीछे सप्लाई लाइन है। 1962 वाली स्थिति तो होने नहीं देंगे। देख लीजिए, अभी गोली की कोई कमी नहीं देगी। खान
जो खाने के भले कमी हो सकती है, लेकिन अब कोई कहते कि गोलियों की कमी होगी, तो गोलियों की कमी नहीं होने वाली है। 1962 में जब हमारे फौजियों के लिए गोलियां घट गई थी, तो वो बंदूक के आगे जो बैनेट लगा होता है, जिसे हम संगीन कहते हैं, ये बैनेट से लड़ाई लड़ रहे थे सब। सोचिए वहाँ चाइनीज सब धड़ाधड़ पहुँच रहे थे सब, उनकी डिविजन्स की फौज पहुँच गई थी और हमारी फौज को पहुँचने में काफ़ी समस्या आ रही थी। इसके अलावा जो हमारी फौज झेल रही थी वो बैकअप सपोर्ट को, चाइना के पास आर्टिलरी का बैकअप सपोर्ट बहुत बड़ा था, उनके पास टैंक और तोप पीछे से आर्टिलरी सपोर्ट कर रही थी, और हम लोग के पास आर्टिलरी सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। और उस समय जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार ठहरे थे। अब इनकी ये खराबी क्या थी, लेफ्टिनेंट जो जनरल थे उनको रिपोर्ट किसको करना चाहिए, जनरल को, कि क्या समस्या है, तो डायरेक्ट नेहरू को करते थे। तो एक लैक हो रहा था बीच में, जो अब नहीं देखा जाता है। हाल सोचिए 1962 का क्या था कि जब वो गए थे अरुणाचल प्रदेश स्थिति को देखने के लिए, तो वहाँ देखे कि सैनिक सब बर्फ में धंसे हैं सब, तो वो कहें कि मेरी तबीयत गड़बड़ है, हम जा रहे हैं दिल्ली इलाज करने, और आप लोग जब तक स्थिति को संभालिए। वहाँ हमारे ब्रिगेडियर किडनैप हो गए थे गोली खत्म होने की वजह से। और भाई अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप एम्स में ना एडमिट होइएगा, वहां से आए अरुणाचल प्रदेश में और अपने घर चले गए। लेकिन अभी देखेंगे तो स्थिति उल्टी है। अभी पूरी हमारे वहां से थल सेना प्रमुख भी गए हैं, वायु सेना प्रमुख का भी दौरा चल रहा है, सीडीएस की पूरी जिम्मेदारी है। वहां खुद मोदी जी भी गए बॉर्डर पर साइड पे देखते हुए। वहां पर हम लोगों ने भीष्म टैंक को तैयार कर दिया। अभी बोफोर्स को पूरा बैकअप में रख दिया गया है कि इस बार हम इस बार युद्धक प्रयास में है कि भाई तुम शुरुआत करो, अब हम नहीं छोड़ेंगे। आप इसका देखें भी, जो हम लोग का जून में जो घटना हुआ था 15 जून की मिड रात में, तो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। हम लोग ने चाइना के उस समय 40 से ज्यादा जवानों को मार दिए थे। चाइना ने भले नहीं बताया तो उसका मतलब नहीं, लेकिन अभी हमारी तैयारियां सही चल रही है। 62 युद्ध की जो हमसे सबसे खतरनाक भारत से गलती हुई थी, वो उसके साजो सामान की। हमारे पास ठंड में रहने के लिए इस तरह के कपड़े चाहिए नहीं थे, सामान्य वर्दियां थी। हमारे पास जूते चाहिए थे, आर्मी के बूट प्रोफेशनल, जबकि हमारे पास कैनवास का शूज था जो कपड़े के होते हैं। अब सोचिए इसमें बर्फ में हमारे सैनिक, ठंड से कई सैनिक शहीद हो गए साहब। उनके पास सोने के लिए टेंट नहीं था, वो पेड़ के नीचे सोया करते थे लोग। अब बताइए इन लोग के पास कपड़ा नहीं था 1962 में, और चाइना को ये बात बखूबी पता थी कि भारत की स्थिति क्या है उस वक्त, इसलिए वो चाइना ने जानबूझ के अटैक किया। अब नेहरू जो थे वो डिफेंसिव मूड में थे। उस वक्त हम लोग के सामने एक मजबूरी भी थी, हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे सेना के पास साजो सामान की अब कोई कमी नहीं है, और बर्फ में लड़ने की तो एक अच्छा सा हम लोगों ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में और 99 में कारगिल में तो अच्छा खासा प्रयास कर लिया है। और अभी आर्मी के पास उस समय जो टेंट की कमी देख रही थी, अब टेंट की कोई कमी नहीं है। आप अगर एनसीसी किए होंगे या फिर आर्मी में गए होंगे तो इस तरह के टेंट आप लगाए होंगे। ये टेंट 10 से 15 मिनट में लग जाते हैं, इसके पार्ट बाई पार्ट आते हैं, खुल के लग जाते हैं सब। ये टेंट लगा सकते हैं, और ठंड के दिन में लगाने के लिए एक स्पेशल टाइप का टेंट है। ये किसी भी तरह के ठंड को अंदर आने नहीं देता है। और उस समय हमारी जो सप्लाई लाइन काट दी गई थी चाइनीज आर्टिलरी की वजह से, तो हमारे सैनिकों के पास खाना नहीं पहुंच गया था। वो बेचारे भूखे पेट कैसे लड़ सकते हैं। वो भी एक कहावत भी कहा जाता है कि सेना कितना आगे जाएगी ये उसके डिपेंड करता है पेट में कितना अनाज है। तो अभी क्या है कि हर बटालियन के पास अपनी जो पर्सनल कुक और सप्लाई लाइन है, वो उसको एनफ रखा जा रहा है कि भाई अगर हम लोग के पास अगर कहीं कनेक्शन कट भी जाता है तो कम से कम खाने का कनेक्शन ना कटे। और खाने को भी हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं अब आर्मी में, कि कहाँ कैसा माहौल है उस हिसाब से खाने को बढ़िया दिया जाए। हालांकि देखेंगे तो अभी चाइनीज मीडिया ने कहा था कि भारतीय सेना को खाना नहीं मिल पाता है। अजब हाल है, भारतीय सेना को खाना नहीं मिलता है। कभी किसी पंजाबी से मिलिए, वो बिना घी या लस्सी या छाछ के पीवे नहीं करेगा। सोचिए जितना तो 3 टाइम खाता है और उतना नाश्ता कर जाएगा सब। अब इसको लगता है खाना नहीं मिलेगा। हालांकि एक बार हम लोग इसका खामियाजा भुगते थे। लोग कब भुगते थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी फौज जो थी ना, वो लड़ रही थी जापान वार में। तो हम लोग तो गुलाम थे, अब ब्रिटिशर्स हमको ले गए थे, तो हमारी फौज जो थी आसाम रेजिमेंट जा रही थी तो जापान वार में। तो जापान ने क्या किया ना, इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन काट दिया। अब सप्लाई लाइन काट देने से अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनके पास जो स्टोर में था, तो हमेशा सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना चाहिए। तो उस युद्ध में क्या हुआ, एक बदरू राम थे, एक सिपाही थे बदरू राम, जापान वार में शहीद हो गए। तो मर गए जापान युद्ध में बदरू राम। लेकिन जो उसका रेजिमेंट की डिपार्टमेंट का काम था, उसको नाम काट देना चाहिए ना कि हमारा एक जवान शहीद हो गया, तो नाम नहीं काटा। अब जब नाम नहीं काटा तो जो सप्लाई आती थी वो अनाज की हर इंसान के हिसाब
हिसाब से आता है कि भाई कितना अनाज चाहिए, तो उतना अनाज आता था। अब बदरू राम शहीद हो गए थे, उसका अनाज आ ही रहा था, पीछे से आ रहा था, और इसी भी जापानियों ने क्या किया, सप्लाई लाइन काट दिया, तो जो खाना था वो तो सप्लाई आ ही नहीं पाई। अब ये लोग भूखे रह गए। तो जब गोदाम देखा गया खाने का कहाँ है, तो उसमें देखा गया कि बहुत अच्छा अभी 1-2 हफ्ता का अनाज बचा हुआ है। वो अनाज किसका था? वो बदरू राम का हिस्सा था, वो बार बार वहीं बच जा रहा था, तो उससे खाना किया गया। फिर उसके बाद से युद्ध करके सप्लाई लाइन खोली गई, बाद में इंडिया आर्मी आगे बढ़ी थी। तो ये असम रेजिमेंट का गाना भी है, बदरू राम का बदन जमी के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। तो ये असम रेजिमेंट का है। तो खाना नहीं रुकना चाहिए सप्लाई लाइन को लिए। तो सप्लाई लाइन भी अभी देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से इंडियन नेवी, एयरफोर्स सब वहाँ पहुंची है सप्लाई लाइन के लिए। आप सोचिए 1962 में हम लोग की स्थिति कितनी खराब थी। हम लोगों ने जानबूझ के अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के एरिया में सड़कें नहीं बनाई थी, इस तरह की सड़कें नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या पैसे नहीं थे या टेक्नोलॉजी नहीं थी? गलत बात है। उस समय हमारी सोच ये थी, सोचिए कि अगर हम सड़क बना लेंगे ना तो चाइना युद्ध करेगा तो उसको आने में आसानी होगी, उससे अच्छा सड़कें मत बना, चाइना घुस नहीं पाएगा। हद है भैया यहाँ पर। उस समय की स्थिति सोचिए। और अभी चाइना से जो मेन विवाद शुरू हुआ है ना, वो सब कुछ लेके इस सड़क को लेकर हुआ है। जब से गवर्नमेंट जो है BRO को पावर दिया हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एकदम चीन के बॉर्डर एरिया तक अपनी सड़क को बनाते जा रहा है। मेन कलेश तो इस सड़क को ही लेके हुआ था। अब जब विवाद हो गया सड़कें को लेकर, तो सड़क रुकेगी क्यों? अब तो पूरे इंडिया में सड़क को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हर जगह सड़क बनाना है। और ये जो नेपाल ने जो बोला था काला पानी के लिए, वो भी तो विवाद सड़क को ही लेके हुआ था। यहाँ नया सड़क की उद्घाटन में पहुंच गए थे राजनाथ सिंह, जिस वजह से वो नया विवाद खड़ा कर दिया था। तो उस समय की ये भी गलती थी। अब ऐसी समस्या नहीं है। अब आप खुद देखिए ना कि जो गलवान के एरिया में जहाँ विवाद हुआ है, वहाँ स्पांगुर लेक के एरिया में उसके पीछे जो स्ट्रिप्स हैं, वहाँ पर हमारी आर्टिलरी गन्स वहाँ पहुँच गई हैं। सड़क अच्छे होने की वजह से ही तभी तो वहाँ आराम से पहुँच चुके हैं सर। और एयरफोर्स भी सड़क के टूटने की स्थिति में एयरफोर्स भी बैकअप में है, वो अपनी रसद सामग्री को पहुँचाने के लिए। अभी जो चाइना से विवाद चल रहा है, वो मेन शुरुआत इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुआ था, जो उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जबकि अभी देखेंगे तो हमारी पूरी आर्मी पूरी तरह से तैयार है कि भैया तुम रहो, हम देखते हैं तुम्हारा। हमारी आर्मी की 25,000 फौज महज 15 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई है कि आप बस आदेश दीजिए, हम लोग आधा घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। उधर चाइना भी रेडी खड़ा हुआ है, तो हम लोग भी खड़े हैं। तो 62 की स्थिति नहीं है। हमारे जो सेना अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि इस बार चाइना को हमारी सेना के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। हर भारतीय का खून खौला हुआ है कि 1962 का ससुरा हम लोग बदला लेके रहेंगे। और हमारी इसके आर्मी के साथ पैरेलल में खड़ी है हमारी नेवी। नेवी तो एकदम मूड बनाई हुई है। नेवी ने अपने विमानों को दक्षिणी चीन सागर में भेज भी दिया। चाइना ने इसमें कड़ी आपत्ति जताई थी, उसके बावजूद भेज दिया है कि अभी भाई अगर युद्ध हो गया तो हमें जाना नहीं पड़ेगा, पहले ही वहाँ हम लोग पहुँचे रहेंगे। और चाइना जो था वो हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियाँ भेजा था। चाइना भी बहुत होशियार है, वो हिंद महासागर में सोचा कि पनडुब्बियां भेज देंगे तो भारत डर जाएगा, तो कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ भेजिए। चाइना की जो पनडुब्बियां थी यहाँ पे मलेशिया, यहाँ पे मालदीव के पास या फिर पाकिस्तान या हिंद महासागर में, तो हमारा जो नेवी का विमान है P-8I पोसाइडन जो है, ये पनडुब्बी हंटर इसे बोलते हैं, सबमरीन हंटर, इसने डिटेक्ट कर लिया। अब चाइना परेशान है, यार हम पनडुब्बी इसीलिए यूज करते हैं कि कोई उसको देखेगा नहीं, ये पानी के अंदर घुस जाती है। फायदा क्या, जब हमारे विमानों ने उन्हें ट्रैक कर लिया, तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए। और P-8I से समझौता हो ही गया है। और एयरफोर्स तो भाई अपने राफाल को पहुंचा दिया है, एंटी एयरफील्ड वहां गन लगा के रख दिए गए हैं। इस बार हर तरह से धोना है। और नेवी की रोल इस बार महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि नीचे से चाइना का जो ऑयल शिपिंग लाइन है, मर्चेंट लाइन है, उसको काटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग नहीं धोएंगे ना, तो फिर वो आगे बढ़ते जाएगा। उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी हो गई है चाइना की। देखिए, इस बार के युद्ध अगर होता है तो चाइना को भारत के राष्ट्रवाद का भी सामना करना पड़ेगा। खुद इससे परेशान है चाइना की जो ग्लोबल मीडिया, उसकी ग्लोबल टाइम्स, वो खुद कह रही कि भारत जो है अभी राष्ट्रवाद के आड़ में आके ऐसी हरकतें कर रहा है। तो भाई राष्ट्रवाद कोई गलत चीज़ थोड़ी है, हमेशा आपकी दादागिरी तो नहीं चलेगी। और इस बार मोदी जी के भी गवर्नमेंट से 2 पॉलिसी सही है कि एक तो इनका है कि भैया हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जो भी होगा, और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनकी मेजोरिटी की सरकार है, मतलब सरकार गिरने का कोई झमेला नहीं है। मेजोरिटी का डिसीजन भी ले सकते हैं, वैसे भी एक दूसरे का सुनते कहाँ है, जो भी डिसीजन लेना रहता है अपने लेना रहता है इनको। आके बोल देंगे कल नोट बंद हो जाएगा, कल को आके क्या बोलेंगे कोई नहीं पता है। तो चाइना को भी इस बात पता है कि अब की जो सरकार है वो डिफेंसिव नहीं है, खास करके बॉर्डर इश्यूज को लेकर। लेकिन हमेशा कहीं ना कुछ गलती भी हो जाती है। चाइना के सामने ये लग रहा है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है और भारत की इकोनॉमी छोटी है। तो चाइना को नहीं भूलना चाहिए कि हम वही हिंदुस्तानी हैं लोग जिन्होंने धूल चटाए थे लोग, तुमको घुस के 15 जून को रात को मत भूलना। और चाइना परेशान इस कदर है भारत से कि वो सिख रेजिमेंट के फौजियों की गिनती करा
जा रहा है कि वहाँ कितने पंजाबी सिख रेजिमेंट वाले हैं सब। चाइना के सब नाटू नाटू होता है सब, कराटा वराटा भाजता है सब। हमारे यहाँ वाई गुरु की जय, सत श्री अकाल। वो 6-6 फीट वाला पंजाबी सरदार लोग दू को कांख में पकड़ लेगा तो हिल डुल नहीं पाएगा। अभी चाइना अपने स्पेशल यूनिट लगा के रखा है कि कितने सिख वहाँ तैनात है सब। अब भाई ये लोग की बात क्या पूछना है, ये लोग 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हैं लोग। ये लोग इन लोग से क्या टकराना है। बहुत अच्छा भाई, सैल्यूट करते हैं, सत श्री अकाल, वाई गुरु की जय। धो के आइए भाई, हमारी इंडियन रेजिमेंट की, हमारी आर्मी की हर एक रेजिमेंट अच्छी है, लेकिन खुद सोचिए कि अगर कोई दुश्मन देश आपके रेजिमेंट के बारे में नजर रख रहा है, इसका मतलब वो कितना खासा डरा हुआ है आपसे, और ये डर जरूरी भी है उसको। चाइना एक तरह से देखेंगे तो ग्लोबली वो घिरता जा रहा है। पूरी दुनिया अभी चाइना को देखना नहीं चाह रही, अभी पूरी दुनिया का। लेकिन चाइना के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है, बना लिया है। और हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, जिसका कोई हद नहीं। इकोनॉमी को तो एकदम ध्वस्त कर दिया गया हमारे यहाँ पे। अब खुद सोचिए ना, कितना अजीब बात है कि चाइना के नेतृत्व में बनाया गया AIIB बैंक जो था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक है, ये बीजिंग का ये बैंक, ये बेसिकली चाइना नहीं इसका मेन है। हालांकि भारत की भी इसमें हिस्सेदारी लगभग 6% है, लेकिन ज़्यादातर स्टेक होल्डर इसका चाइना है। इसे कहा भी जाता है चाइनीज़ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। भारत ने इसमें 2-2 खेप करके लगभग 9,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। अब सोचिए, जिस चाइना से हम मुकाबला करने जा रहे हैं, उसी के नेतृत्व वाले बैंक से ले रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमी गिर रही है, और ये आज से नहीं गिर रही है, इसका जो सिलसिला चल रहा है वो काफ़ी पुराना चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए कोरोना की वजह से इकोनॉमी गिर गई। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चौपट थी कि 3 महीने के लॉकडाउन में बर्बाद हो गई? खुद सोचिए, कहा जाता है कि एक देश को लगभग 2 साल तक के लिए इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा कितना यार, अप्रैल मई जून में तो खुल ही गया था लॉकडाउन। चाणक्य जो थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने राजा के लिए, मतलब किसी भी साम्राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिए थे। उन्होंने 7 बातों को बोला था, जिसे कहते हैं कि सप्तांग सिद्धांत, राजत्व के लिए सप्तांग सिद्धांत। वो क्या था कि पहला कहा गया था स्वामी, यानी देश का जो मुखिया है वो एकदम सुदृढ़ होना चाहिए। तो नेतृत्व में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं लगता है कि मोदी जी में कोई दिक्कत है, ऐसा किसी को नहीं लगता होगा कि उसके नेतृत्व में कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन बात समस्या क्या है, आमात्य में। आमात्य कहा जाता है मिनिस्ट्रीज को। अब आप खुद सोचिए, दिल पे हाथ रख के आप ही बताइए, क्या ई मैडम से देश की अर्थव्यवस्था संभल रही है? और खुद से सोच के देखिए कि क्या देश जैसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को ये कंट्रोल कर पा रही है? नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप विदेश से लेके आइए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट है, अपने में ही देखिए, आपके में भी बहुत सारे योग्य होंगे जो अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को संभाल सकते हैं। देखिए, राजा के बाद सेकेंड महत्वपूर्ण दिया गया है राजत्व सिद्धांत में किसको? आमात्र को, कि उसके मंत्री अच्छे होने चाहिए। ठीक है, रक्षा मंत्रालय में ठीक है, उनको दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश मंत्रालय जयशंकर देख लेते, वो भी सही नहीं, बट इनसे नहीं संभाल पाता है अर्थव्यवस्था। नहीं तो फिर वही कहेंगे लोग, जब एकदम चौपट हो जाएगा तो कह देंगे यहाँ के कुछ नहीं, 2 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। 2 मिनट में घुसिया जाती है, इनसे कोई सवाल पूछ देता है तो। जनपद होता है, जनपद मतलब क्या होता है? कंट्री। कंट्री के लिए हमारा मार्केट होना चाहिए। हमारा मार्केट पूरी दुनिया में अभी सबसे इमर्जिंग मार्केट है हमारी मार्केट में, तो इसमें हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अब दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को ही लेकर तो सारा बवाल खड़ा हो गया। हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, गलवान तक में बना रहे थे, दौलत बेग ओल्डी में एयरपोर्ट बना लिए थे, सारा बवाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो गया हमारे यहाँ। उसके बाद होता है कोष। कोष क्या होता है? ट्रेजरी, यानी इकोनॉमी, जो मैडम के साथ से संभल नहीं रहा है यहाँ से इकोनॉमी में। हम तो कहते हैं मोदी जी जो अपना वित्त मंत्रालय अपने कंट्रोल में रखिए। जिस तरह से इसरो किसके कंट्रोल में? प्रधानमंत्री के कंट्रोल में। परमाणु विभाग किसके कंट्रोल में? प्रधान पीएमओ के कंट्रोल में रहता है। उसी तरह इसको भी कंट्रोल में ले लेना चाहिए। दे दिए लोग इनको यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या होता है? दंड। दंड मतलब क्या चीज़ है भाई साहब? जो दंड देता है आर्मी, आर्मी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो अच्छे रहना चाहिए। तो इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है भाई साहब कि आर्मी हमारी कुछ मतलब कहीं से भी कमजोर है, तो आर्मी से कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आ जाता है आपका मित्र। इसके क्या होता है कि हमको कहाँ से आपको मोटिवेशन कंसल्टेंसी या कहाँ से मिल रहा है? जैसे अभी हमको इजराइल भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब एक राजा के सप्तांग सिद्धांत होते हैं जो भारत से ही आया है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो इकोनॉमी अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है, जो बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर इकोनॉमी टूटती रही तो चाइना इसका फायदा उठा लेगा, और वो जान रहा है कि भाई अगर इकोनॉमी टूट गया, वहाँ चाइना की इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी में तो हम दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है। तो हम लोग को अभी मेन ध्यान रखना चाहिए, इकोनॉमी और
और बॉर्डर इशू दोनों को साथ साथ। बॉर्डर हमारी सेना बेहतरीन ढंग से संभाल लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस जल्दी से कोरोना को अच्छे तरह से एक बार निपट ले आदमी को, इकोनॉमी को सुधार ले, फिर चाइना से कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे तो हम 1962 के युद्ध के क्या क्या कारण थे और क्या कौन कौन सी जो वहाँ पर जो गलतियाँ की गई थी उसको बता देंगे। इसमें तो हम मेनली ओवरव्यू आपको बता दिए कि क्या क्या था, फिर वहाँ पर आपको समझा देंगे कृष्णा मेनन की क्या गलती थी और क्यों चाइना ने हमला किया था। जैसे अभी एक कारण है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उस समय क्या कारण बना था, उस सबको समझा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और 1962 का जो वॉर हुआ था चाइना के साथ, उस समय हमने जो खान सर ने डिटेल्स में बताया कि उससे हमारे जो मुख्य प्रधान जो थे वो काठमांडू में वो काठमांडू में थे और हमारे विदेश मंत्री कई और कंट्री में थे और हमारे जो जनरल थे उसको मतलब वो बीमार पड़ गए थे। ये सब कुछ मतलब हुआ था और ये जो बड़े बड़े व्यक्ति ही मतलब कंट्री में नहीं थे तो आर्मी को डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। उस हिसाब से कोई ना बहुत सारी गलतियां हुई थी उस समय, लेकिन सारी जो गलतियां हुई युद्ध किस रीजन के वजह से हुआ उसका डिटेल्स इसमें अभी नहीं बताया गया। उसका जो डिटेल्स वीडियो आपको खान सर के यूट्यूब चैनल पे जरूर से मिल जाएगा। यूट्यूब का जो लिंक है चैनल का वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बात रही चाणक्य जी के जो हमने 7 जो पॉइंट बताए गए थे, और वो जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानों के लिए नहीं, वो सबकी लाइफ में यूजेबल है। उसका यूज हमें लाइफ में करना चाहिए। उससे हमें कोई भी बिजनेस हो या एजुकेशन हो या स्टडी हो या जॉब हम करते, कोई भी बंदा हो वो यूज कर सकते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और उस समय जो चाणक्य जी ने पूरा अखंड भारत का निर्माण किया था और जो सपना देखा था और फिर उसने वो पूरा किया था। हाँ, और उसी समय चाणक्य जी ने जो एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य उसको खड़ा किए थे और उसके बाद पूरी शिक्षा दी, उसको राजा बनाया था। फिर बिंदुसार अखंड भारत को मतलब वो सपना अभी मेरे को पूरी कहानी याद आ रही है क्योंकि मतलब उसके बाद बिंदुसार आए, उसके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार चाणक्य जी को मतलब दादा के समान, मतलब ग्रैंडफादर के समान और गुरु के समान भी मानते थे। और उसके बाद जो किंग आए वो थे महान सम्राट अशोका, जिसका हम आज भी हमारे प्यारे से तिरंगे में जिसका चक्र होता है ना, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, वही उसका चक्र है। और उसके बाद तो फिर ये मतलब अंग्रेजों वाला सीन आ गया ना, उसके बाद की बात है। तो उससे हमें जो अशोक स्तंभ भी देखने को मिलता है, अशोक स्तंभ का भी हमारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसों में होता है, तो अशोक स्तंभ भी है। तो ये पूरी स्टोरी उस समय की है। लेकिन जो चाइना वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी थी। हमारे वो खान सर ने बताया ना, और हमारे प्रधानमंत्री ने काठमांडू में वो मीडिया वाले ने बोले तो उसने बोल दिया कि हमने ऑर्डर दे दिए, तो चाइना वालों को वही चाहिए, ऑर्डर दे दिए। तो फिर चाइना वालों ने जानबूझ के किया था। उसको पता था कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ है, विदेश मंत्री कहाँ है, जनरल कहाँ है। मतलब उसने भी पाकिस्तान वाली नीति अपनाई। जैसे पाकिस्तान पीछे से वार करता है, वैसे ही जैसे हमारा कारगिल हुआ था, जब हमारे सारे सैनिक मतलब जो हिमालय की जो चोटी पे मतलब वहां रहते और ठंड का मौसम होता है, उस समय सब लोग नीचे चले आते हैं ग्राउंड पे, ठंड की वजह से वहां पे मतलब देख रेख रखना मुश्किल होता है। तो उस समय जैसे पाकिस्तान ने पीछे से वार किया था, वैसे ही चाइना ने किया था। और उसमें भी बट वो उसमें हम आराम से उस टैकल कर सकते हैं, लेकिन गलती हमारी थी। वो रक्षा मंत्री विदेश मंत्री थे, उसने मतलब नेवी और सेम 90 मना कर दिया कि आपको नहीं लड़ना है। और नेवी को भी मना किया, एयरफोर्स को मना किया। यदि क्योंकि पूरा मतलब ये विश्व बड़ा पता चल जाएगा, बड़ा ऐसा। युद्ध ना बन जाए। लेकिन बड़ा युद्ध तो बने या ना बने उसके जगह अलग है, लेकिन अक्षय सीन हमारा जो पूरा तो चला गया ना, वो भी चला गया। और बात रही उसके बाद भी, अभी लेटेस्ट की बात करें तो हम गलवान घाटी की बात करते हैं। सेम सिचुएशन में जो 1962 वॉर हुआ था उस हिसाब से ही चाइना ने किया था। लेकिन उसको उस समय पता होगा या नहीं कि अब मोदी जी की सरकार है, सेना को आते ही पहले ही छूट-छाट दे दी है। और सब अभी तो फैसिलिटी मिल रही है, पहले तो फैसिलिटी भी नहीं दे रहे थे। फैसिलिटी तो अलग चीज है। अभी कोई कंट्री इसलिए
इंडिया को मतलब उंगली नहीं करे, क्योंकि अभी जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी मेजोरिटी वाली सरकार है और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मोदी जी को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुमति से जीती हुई सरकार है। और मोदी जी का तो आपको पता है कितने टाइम में वो डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं, वो सब कंट्री जानते हैं। तो वीडियो देख के, खान सर की जो वीडियो देख के हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। दोस्तों आपको क्या जानकारी मिली है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।